हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को मेरे एक्टिव स्टडी IQ पोर्टल पर स्वागत है। आज बालाजी प्रकाशन 10th वास्तविक संख्याओं जो चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होता है। ये हर वर्ष जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजन ये है कि जैसे √2 है, √3 है, √5 है, मतलब जितनी अपरमेय संख्या है सिंगल, इसके साथ किसी भी अपरमेय संख्या को इंक्लूड न किया जाए, किसी भी परमेय संख्या को अगर इंक्लूड नहीं किया गया है तो इसको हम विभिन्न प्रकार से, मतलब बहुत सारी संख्याएं आपसे पूछी जा सकती हैं। देखो सिमिलर है, जैसे √3 दिया है तो आप √2 आपसे पूछ सकता है, √5 पूछ सकता है, √7 पूछ सकता है, √11 एंड सो ऑन। ठीक, तो कहने का मतलब है अगर एक बेस आप सही से सीख लेते हैं, √3 एक अपरमेय संख्या है, इस बारे में अगर आप सही से सीख लिए तो सेम कॉन्सेप्ट √2, √5, √7 पे चलता है। ठीक, तो ये सीखने का मतलब इसको लगाने का बहुत ही सिंपल उपाय है, मतलब तरीका बहुत ही सटीक है, जो कि आपको हम प्रोवाइड करने चल रहे हैं। और इसका पूरा एनालिसिस जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितनी लैंग्वेज यहाँ पे यूज की जाएंगी सेम लैंग्वेज जो है √2, √5, √7, 11 कुछ भी देगा उसके लिए, मतलब ये इतना करना होगा। अगर इसके साथ कोई परमेय संख्या गुणा भाग या जोड़ और घटाव आ जाता है तो उसके लिए अलग नियम है, लेकिन अगर स्वतंत्र रूप से √3, √2, √5 इस प्रकार से है तो इसका जिस प्रकार से हम बताने चल रहे हैं केवल यही सॉल्यूशन है बस। चलिए देखते हैं। तो इसको देखो, जो अपरमेय संख्या उसका हल होता नहीं है, ठीक है, तो इसको हम विपरीत मान के हल किया जाता है। ठीक, तो हम इसको मानेंगे परमेय संख्या, तो यहां पे मानेंगे माना √3 इक्वल P/Q एक परमेय संख्या है। ठीक, देखो अगर हम परमेय मान लेंगे तो 100% इसका सलूशन निकाला जा सकता है, क्योंकि अपरमेय का कोई सलूशन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, तो परमेय मानकर हल किया जाता है। यहाँ पे कंडीशन हर एक सवाल में लिखना है, इसी में नहीं जो इसके बाद लिखने वाले हैं परमेय मानने कंडीशन में, तो चाहे जो भी अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए रहेगा ये लैंग्वेज सब में लिखी जाएगी। तो P/Q एक परमेय संख्या है जहां P, Q एक पूर्णांक है, साथ ही Q डज नॉट इक्वल 0। ठीक, क्या मानना है, साथ ही Q डज नॉट इक्वल 0, और सब में प्रक्रिया मानना है। ये इतनी लाइन हर एक सवाल में रहेगा, ठीक है, इतना ध्यान देना है। साथ ही Q डज नॉट इक्वल 0, Q डज नॉट इक्वल 0 क्यों है, अगर 0 रख देंगे परमेय संख्या होगी ही नहीं। ठीक, इसलिए और क्या करना है, P, Q क्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या। ठीक, सह संख्या क्यों होनी चाहिए, क्योंकि PQ का उभयनिष्ठ गुणन 1 है, इसलिए PQ सदैव क्या रहता है यहाँ पे, सह अभाज्य। ठीक, जब इतना हो जाएगा तो आपको करना क्या है, बस इसका सलूशन करना है आपको। ये आप यहाँ पे आप पुनः लिखेंगे P/Q इक्वल √3। ठीक, फिर यहाँ पे कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, तो ये रूट हट जाएगा। हमेशा के लिए याद रखना, अगर रूट संख्या लगी है, अगर रूट को हटाना है तो ये प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। तो दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, P² / Q² और √3 का होल स्क्वायर। ठीक,
तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल, ये रूट स्क्वायर हटा देगा तो यहाँ पे 3q स्क्वायर, यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे फर्स्ट। ठीक, जब ये बन जाएगा तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, ध्यान देना है, यहाँ पे यही बात समझना है। ठीक, तो यहाँ पे पी स्क्वायर देखो 3 से डिविजिबल है, चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इंटू है, अगर 3 को यहाँ पे लाएं तो ये कंडीशन इस तरह से बनेगी पी स्क्वायर अपान 3। अगर पी स्क्वायर अपान 3 बन रहा है तो इससे आप डिस्कस निकाल सकते हैं पी स्क्वायर 3 का गुणनखंड है या 3 से विभाज्य है। ठीक, तो यहाँ पे यही कथन को अब हिंदी में स्पष्ट कर देना है बस। तो यहाँ पे लिख देना है उपरोक्त से स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि पी स्क्वायर 3 से भाज्य है तो। ठीक, अगर पी स्क्वायर 3 से भाज्य है तो पी भी क्या होगा, पी भी 3 से भाज्य होगा। ठीक, ये इतना पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक, अगर 3 से भाज्य होगा तो p का उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब p का एक गुणनखंड क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ठीक, अब सेम कंडीशन से p का एक गुणनखंड 3 बना। ठीक है, अब हमें किसी प्रकार से q का भी गुणनखंड कितना बनाना है, 3। ठीक, तो इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ पे मानना पड़ता है। माना p का मान आप कुछ ऐसा मानिए जो इधर इस साइड जो है 3 मतलब बन जाए। ठीक, तो यहाँ पे देखो जितना रहता है उसी में कोई अदर गुणांक मान लेना है। 3 है तो 3m मान लीजिए, और यहाँ पे अगर √2 सिद्ध कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 रहेगा तो 2m मानना है। 5 अगर सिद्ध कर रहे हैं तो 5m मानना पड़ेगा। 7 अगर सिद्ध कर रहे हैं तो 7m मानना पड़ेगा। ठीक, तो p का मान 3m मानेंगे तो ये 3m यहाँ पे रखा जाएगा तो हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9 और m के स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर, और ये बन जाएगा 3q स्क्वायर। 3 से इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3m स्क्वायर इक्वल q स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका सेकंड बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलेगा, देखो अगर हम 3 को इसके अपान में करेंगे तो यहाँ पे बनेगा q स्क्वायर अपान 3 इस हिसाब से। ठीक, तो इसका भी अर्थ क्या निकलेगा, जो यहाँ पे लाइन लिखी गई सेम लाइनें यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, उपरोक्त से स्पष्ट है कि q स्क्वायर 3 से भाज्य है। ठीक, तो q भी 3 से भाज्य होगा। अब ध्यान दें, तो दोनों निष्कर्ष यहां से निकल आए हैं। देखो, तो अगर p स्क्वायर p 3 से भाज्य है या q 3 से भाज्य है तो p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल जाएगा आपका, 3। ठीक, अब आप निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। अगर इतना आप लिख देंगे तो इस पर अब लास्ट में अब आपको कंक्लूजन लिखना है, क्योंकि यहाँ PQ अभाज्य मिल रहा है और यहाँ P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 मिल रहा है, तो यहाँ से एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब जो भी हम माने हैं वो क्या है, कल्पनाएं गलत है। तो सही क्या है, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यही जो कंक्लूजन इसका निष्कर्ष निकल रहा है वही यहाँ पे लिखना है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि P, Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है, किंतु P, Q एक क्या लिखे हो यहाँ पे, सह अभाज्य
संख्या है। ठीक, क्या है? सह-अभाज्य संख्या है। तो उपरोक्त की गई कल्पना गलत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, बस इतनी लाइन आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं। उपरोक्त से हमें विरोधाभास मिल रहा है। देखो, हमने माना है PQ का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, लेकिन हम सिद्ध क्या कर रहे हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड 3। इसलिए जो भी कल्पना यहाँ पे हम मान कर चल रहे हैं वो क्या है? गलत है। तो सही क्या था? जो कह रहा था √3 का परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो सभी के लिए ध्यान देना है। 2, 5, 7 सारी प्रक्रिया सेम टू सेम। अगर 2 लेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका 2 बनेगा, 5 लेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिलेगा, 7 लेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 बनेगा। बस अंतर इतना है, लिखने की सारी व्यवस्था यही रहेगा। इसको हम समझाने के लिए लिखे थे, इसको आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। किस प्रकार से इस लाइन को लिखा गया, इसलिए इसको दर्शाया गया था। ठीक, तो इस प्रकार से ये इस सवाल का सही सलूशन यही होगा 100%। ठीक है, और इसी के साथ जितने भी यहाँ नंबर्स दिए गए हैं सबका ये होमवर्क समझ लीजिएगा और पूरी तरह से आप प्रैक्टिस कर लेना। 2-3 बार इसको आप अलग अलग मानकर आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ मानने वाली क्रिया और ये सब लिखने वाली प्रक्रिया आपको स्पष्ट हो जाएगी। इसी के साथ सभी बच्चों से अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।